स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में कहाँ तक हम लोगों ने डिजाइन किया, तो हम लोगों ने डिजाइन जो है अपना फिनिश किया था वाटर टैंक का, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का। व्हेन L/B रेशियो इज लेस देन 2 के लिए हम लोगों ने डिजाइन स्टार्ट किया था। और कौन कौन सा डिजाइन हम लोगों ने कर लिया? लॉन्ग वॉल की डिजाइन हम लोगों ने कर लिया है, शॉर्ट वॉल की डिजाइन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, लॉन्ग वॉल में भी हम लोगों ने क्या देखा? लॉन्ग वॉल में हम लोगों का पहले ये एक बार फिर से रिवाइज करा दे कि जब मेरा L/B रेशियो लेस देन 2 होता है तो हम लोग ये मानकर चलते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड में कि फॉर स्मॉल h हाइट मेरा कैंटिलीवर एक्शन हो रहा है, और उसके एबव जो भी है ये एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है। ठीक है, ये लेंथ L है, ये B है, ये हाइट H है, कैपिटल H। और इसमें से ये स्मॉल हाइट स्मॉल h यहाँ तक, ये मानकर हम चलते हैं कि यहाँ तक जो मेरा होगा वो कैंटिलीवर एक्शन होगा इस मेथड में, जब L/B रेशियो लेस देन 2 है। और तो और एबव टॉप जो होगा वाटर टैंक का, टॉप पार्ट ऑफ द वाटर टैंक देखोगे तो सारा L, मतलब लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, जिसको बी से डिनोट कर रहे हैं, लॉन्ग वॉल एल से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपस में कंटिन्यू है, कनेक्शन कंटिन्यू है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम लोग जो टॉप पार्ट है टैंक का वो ऐसे उसको डिजाइन करते हैं जैसे वो एक कंटिन्यूअस फ्रेम हो, और इस हाइट को ये मानकर चलते हैं कि ये मेरा ग्राउंड पर एज अ फिक्स्ड, ग्राउंड का जो स्लैब है उससे हम उसको फिक्स्ड इन मान लिए और फिक्स्ड है, और उस पे स्मॉल h हाइट तक वो कैंटिलीवर एक्शन होगा। एबव पार्ट टॉप पार्ट जो है ड्यू टू इसकी कंटिन्यूटी हम मानकर चलते हैं कि ये कंटिन्यूअस फ्रेम है। अब कंटिन्यूअस फ्रेम मानने के कारण हम लोगों ने देखा होगा कि निकाले थे क्या क्या, हम लोगों ने डिजाइन कांस्टेंट के बाद निकालना शुरू किया मोमेंट। क्योंकि ये कंटिन्यूअस फ्रेम है तो हम लोगों ने फिक्स्ड इन मोमेंट निकाला। फिक्स्ड इन मोमेंट में हम लोगों ने कैसे निकाला? तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी हम लोगों ने निकाल के हम लोग फाइनल मोमेंट निकाले। पहले फिक्स्ड इन मोमेंट निकाले, देन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोगों ने अगेन मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके जो फाइनल मोमेंट हर एक पॉइंट पे मेरा आ रहा था मैंने वो पॉइंट निकाल लिया। अब क्यों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यूज किए? तो यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि ये कंटिन्यूअस है, हर एक वॉल दूसरे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से जुड़ा है, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल से जुड़ा हुआ है। तो हर एक वॉल जो है, हर एक पॉइंट इसकी एक अपनी स्टीफनेस होगी, वो इस वॉल पे भी इस कॉर्नर
वो स्टीफनेस इधर भी वर्क करेगी, इधर भी वर्क करेगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में हम लोग इसको काउंट करके फाइनल जो मेरा मोमेंट आता है हम लोगों ने वो निकाला, ठीक है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, ये चूंकि कंटिन्यूअस फ्रेम क्या था इसलिए हम लोगों ने फिक्स्ड इन मोमेंट निकाला। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इस टैंक में पानी भी है। बेसिक जो है मैं वो बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझ लो। ये डिजाइन बहुत लंबा है, इसमें पानी भी है। तो ये पानी क्या कर रहा है, ये अगर मेरा वॉल है, सॉरी, ये वॉल है, इस वॉल पे पानी भी अपना प्रेशर मार रहा है, पानी का भी प्रेशर लग रहा है, वाटर प्रेशर भी लग रहा है। तो वो एक वाटर प्रेशर खुद यहाँ डेवलप कर रहा है। तो कैसे डेवलप कर रहा है, यूडीएल की तरह हम लोग इसको देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो याद होगा कि हम लोग सेंटर पर भी हम लोग अलग से मोमेंट निकाले थे कि प्रेशर लगने के कारण इस तरह की bend करने की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। तो ये रीजन था कि हम लोग इसमें दोनों तरह से मोमेंट निकाले, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, लॉन्ग वॉल का डिजाइन किए, शॉर्ट वॉल का डिजाइन किए। लॉन्ग वॉल का डिजाइन किए तब हम लोग मोमेंट देखे, फिर शॉर्ट वॉल का डिजाइन किए देन मोमेंट देखे। अब आता है कि लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल में हम लोगों ने नेट मोमेंट निकाला था। अगर याद है तो नेट मोमेंट निकाले थे, जबकि हम लोग पहले मोमेंट फाइनल मोमेंट निकाल चुके थे। तो ये तो मेरा कंटिन्यूअस फ्रेम में, इस तरह के फ्रेम में फाइनल मोमेंट हम ये निकाले थे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रेनफोर्समेंट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस मोमेंट भी क्रिएट होगा। अगर ये इस तरह से लग रहा है तो इधर से एक और रेजिस्टेंस ये क्रिएट करेगा। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया था, एम नेट निकाला था, मतलब एम फाइनल माइनस जो कितना रेजिस्टिविटी लग रहा है। तो इधर चूंकि हम लोगों का टेंशन लोड लग रहा है, लोड इनटू मेरा वर्टिकल डिस्टेंस, तो टी एक्स, ये हम लोगों ने निकाला था। तो और जब हम लोग फाइनल मोमेंट यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे थे, जो रेजिस्टेंस मोमेंट उस पे लग रहा था, डेवलप हो रहा था, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे इस वजह से उसको माइनस कर दिए, क्योंकि वो तो उसको मैनेज कर रहा है। तो उसे माइनस करके हम एम नेट निकाले, और वो एक्चुअल मोमेंट था जो मेरा इस लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल पे कॉर्नर में लग रहा था। सेम वे में हम लोग सेंटर पर भी निकाले, और देन उसके बाद हम लोग मोमेंट के लिए क्या निकाले, कितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा, देन फिर टेंशन के लिए कितना मेरा रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा। तो मेरा निकल गया इस तरह से लॉन्ग वॉल के लिए और शॉर्ट वॉल के लिए, सबके लिए। एक चीज और, शायद तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि शॉर्ट वॉल में मोमेंट कुछ जो मेरा आ रहा था वो कुछ नेगेटिव था। तो जब वो नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब वहां जो टेंशन था, हम लोगों ने इसका जो ड्राइंग भी किया था तो कुछ इस तरह से इसका ड्राइंग था, शॉर्ट वॉल का मोमेंट का ड्राइंग, याद है? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो यहाँ पर ये निगेटिव हो रहा था, तो यहाँ जहां अगर निगेटिव मोमेंट आ रहा है शॉर्ट वॉल पे, मतलब कि टेंशन जो है, टेंशन जो है मेरा इनर फेस या लिक्विड फेस में लग रहा था, ठीक है। तो शॉर्ट वॉल में जब हम मोमेंट निकाले और रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहाँ करेंगे, तो हम लिक्विड फेस पे प्रोवाइड करेंगे, मतलब इनर फेस में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों उसका आउटर फेस के लिए कितना निकालेंगे, तो 0.24% इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कॉन्क्रीट सेक्शन। चलो ये बता दी कि कब ये तो सबको क्लियर है कि लिक्विड फेस में कब जाएगा, आउटर फेस में कब जाएगा, ये हम कल भी बता चुके हैं। तो अभी हम बता दिए, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मोमेंट था इसलिए मेरा टेंशन जो है वो डेवलप होगा कहाँ पर, लिक्विड फेस में, इनर फेस में। तो अब आगे चलते हैं, इस सॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। मोमेंट हम लोग तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के लिए डिजाइन किए थे। अगर एक वाटर टैंक को ध्यान से देखो,
मान के चल रहे ये वाटर टैंक है, ठीक है। तो इस पे तो सिर्फ वॉल की डिजाइन अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब मुझे ये भी तो मानकर चलना है कि यहाँ पर एक कैंटिलीवर एक्शन भी हो रहा है। अगर इसे सिंपली मैं बनाऊं तो बोल रहा है कि इस पे स्मॉल एच हाइट तक कैंटिलीवर एक्शन हो रहा है। मतलब ये कुछ इस तरह से कैंटिलीवर कैसे बेंड करता है, कुछ इस तरह से बेंड करेगा। दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से बेंड करेगा। ऐसा होता है या नहीं होता है, बेंड करता है। यस मैम, यस ठीक मैम। है। अब यहाँ पे अगेन देखो ये बेंड कर रहा है कुछ इस तरह से, तो मेरा टेंशन पार्ट किधर डेवलप हो रहा है। इनर इनर पार्ट, लिक्विड साइड में। लिक्विड साइड में हो रहा है, ठीक है। तो ये अब हम इसके लिए डिजाइन करेंगे। इसके लिए फिर जो मेरा सिर्फ एच हाइट है वहां पर कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, मुझे ये निकालना है। तो अभी ये जो स्पेशल क्राइटेरिया था, जब L/2 रेशियो, L/B रेशियो, सॉरी, जब लेस देन 2 रहे, तो इसमें बोला गया था कि स्मॉल एच हाइट तक कैंटिलीवर होगा। तो ये स्पेशल क्राइटेरिया भी मुझे निकालना है। मतलब मींस डिजाइन स्टेप नंबर 11, डिजाइन फॉर कैंटिलीवर एक्शन इन बॉटम। ठीक है। अब बताओ स्मॉल एच हाइट हम लोग कितना लेंगे। स्मॉल एच हाइट बोलता है आइदर हाइट ऑफ द टैंक बाई 4 और 1 मीटर। तो दोनों में से जो बड़ा हो। एच हमारा कितना है, टैंक का हाइट कितना है। टैंक का 1.325 मीटर। 1.325 मीटर, हाँ। ये टोटल टैंक की हाइट है। एज का वैल्यू है मैम, स्मॉल एज का। नहीं, टोटल टैंक की हाइट मुझे पहले बताओ। जिनके लिए नहीं पता एक बार हम निकाल दें। कैपिटल एच फाइव पॉइंट कितना थ्री था, टोटल टैंक हाइट 5.3/4। तो सॉल्व करोगे 1.325 आएगा। अब 1.325 मीटर ऑब्वियस है 1 मीटर से बड़ा होगा, तो इसका मतलब हम स्मॉल एच की वैल्यू क्या लेंगे, 1.325 मीटर। तो अब मुझे मतलब स्मॉल एच हाइट 1.325 मीटर के लिए जो एक कैंटिलीवर की तरह है, उसके लिए मुझे निकालना होगा कि कितना अब उस हाइट पर रेनफोर्समेंट मुझे प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो अब इस हाइट के लिए रेनफोर्समेंट कितना लगेगा हम निकालते हैं। तो सिर्फ अभी इस हाइट की अगर बात करें, ये मेरा वॉल है, ये बेस है। हम लोगों को पता है कि वाटर प्रेशर कैसे लगता है, तो वो ट्रायंगुलर मेरा शेप में लगता है। तो ये मेरा वाटर प्रेशर लग रहा है। और 1.3 हाइट तक इसे कैपिटल एच लिख देते हैं। 1.3 हाइट लगभग कुछ इस हाइट तक मेरा कैंटिलीवर एक्शन होगा। तो कैंटिलीवर में अगर तुम लोगों को पता है कुछ ट्रायंगुलर शेप बनता है, तो यहाँ पर वाटर जो प्रेशर लग रहा है ऐसे ऐसे हॉरिजेंटली इस तरह से लग रहा है। ठीक है। अब इस कैंटिलीवर के लिए मुझे डिजाइन करना है। तो कैंटिलीवर तो बता दिए कि इसका जब बनेगा, तो अगर मोमेंट भी कैंटिलीवर का तुम लोग ड्रॉ कर तो कुछ एक एंगल में ही आता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, जैसे जैसे हाइट मेरा बढ़ते जा रहा है, बेस पर प्रेशर कितना होगा, बेस पर प्रेशर कितना होगा।
वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू है और हाइट एच है, तो बेस पर प्रेशर कितना होगा? गामा डब्ल्यू इंक्रीज इंटू एच डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू इंटू एच, यही होगा बेस पर प्रेशर एट यस बेस। मैम। ठीक है, तो चलो हम लोग वो निकाल लेते हैं। निकाल के बताओ कि प्रेशर एट बेस वैल्यू कितना आया। प्रेशर एट बेस गामा डब्ल्यू एच, गामा अगर डब्ल्यू 10 ले रहे हैं और एच 5.3 है, तो 53 किलो न्यूटन। ठीक है, अब क्या है कि अब मुझे मोमेंट निकालना होगा। अब क्या है, प्रेशर तो मुझे पता चल गया कि बेस पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बेस। तो शायद तुम लोगों को ये वाला सिर्फ इतना हम अभी लिख रहे हैं, कुछ ऐसा था जो हम लोग रेक्टेंगुलर शेप बनाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं था, कुछ ऐसा था। ठीक है, और इधर वॉल था। यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर लिख दिया गामा डब्ल्यू एच, ये इसकी हाइट स्मॉल एच हो गई। तो तुम लोगों को पता है कि हम लोग मोमेंट किसी ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनटू हाइट। कौन सा हाइट? इसका सीजी का हाइट, एरिया इनटू जहां मेरा सीजी वर्क कर रहा है वो, तो एरिया इनटू सीजी। अब बताओ एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हाफ इंटू बी इंटू एच। तो बेस में और सीजी क्या है, वाई हम लोग लिख दे रहे हैं। हाफ बी क्या है पे बेस मेरा डब्ल्यू एच, हाइट मेरा कितना है यहाँ पर स्मॉल एच हाइट जो है इंटू स्मॉल एच, और सीजी क्या होगा रेक्टेंगल के सॉरी ट्रायंगल के से केस में हम लोग क्या लेते हैं, सीजी मेरा h/3 पर वर्क करता है। तो इससे क्या मुझे मोमेंट मिल जाएगा? निकाल कर बताओ मोमेंट की वैल्यू फिर कितनी आएगी। मोमेंट की वैल्यू फिर कितनी आएगी, निकाल कर बताओ। 15.5 किलो न्यूटन। 15.5 किलो न्यूटन मोमेंट है ना बाबू, तो मीटर होगा ना, किलो न्यूटन मीटर। ठीक, चलो अब है कि अगेन मुझे मोमेंट पता चल गया यहाँ पर, तो इसके लिए अगेन मुझे एएसटी निकालनी होगी। तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट एएसटी पता है, मोमेंट डिवाइडेड बाय एसटी इंटू जे इंटू डी। जे मेरा लीवर आर्म, डी क्या है इफेक्टिव वॉल थिकनेस, सिग्मा एस टू क्या परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, एम क्या है मोमेंट। तो वैल्यू निकाल के एएसटी बताओ कितना आ रहा है।
AST की वैल्यू कितनी है? मोमेंट अभी कितना निकाले हो? 15.5। सिग्मा ST कितना हम लोग लिए थे स्टार्टिंग में? 130। J का वैल्यू कितना निकाले थे डिजाइन कांस्टेंट में? 1 - K/3 करके हम लोग निकाले थे, कितना आया था? 0.862। 0.86। कैलकुलेट करके बताओ, सीधा डायरेक्ट वैल्यू बताओ। इफेक्टिव वॉल थिकनेस, 447। हाँ एक सेकेंड बोलो। 447। 447 mm², इतना ही आया है? एरिया इतना ही आया है? यस मैम। ठीक है। अब ये एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे? अगेन कहाँ प्रोवाइड करेंगे, किस साइड में? टेंशन कहाँ डेवलप हो रहा है कैंटिलीवर में? लिक्विड कैंटिलीवर में मोमेंट कुछ इस तरह से लगता है ना, तो बेंच कुछ इस तरह से होता है। मतलब टेंशन किस पार्ट में आ रहा है, जनरेट हो रहा है इस पार्ट में। तो ये कौन सा पार्ट है, लिक्विड फेस है या रिमोट आउटर फेस है? लिक्विड फेस मैम। लिक्विड फेस है, ठीक है। चलो ये लिख दिए। अब AST मिनिमम हम कितना प्रोवाइड करेंगे? AST मिनिमम आउटर फेस में भी तो प्रोवाइड करना है। यस मैम। AST मिनिमम कितना प्रोवाइड? 0.24% ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2% क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मेरा कितना है एरिया? 1000 मीटर के लिए लिए थे, सॉरी MM। 1 मीटर इंटू मेरा D कितना है? 360, इतना ही है ना? यस मैम। 864 mm²। 864 mm²। अच्छा, इससे पहले जो AST निकाले थे लिक्विड साइड के लिए वो बताना कितना है? 447। 447, ठीक है। अब चलो यहाँ एक चीज, अभी तक हम लोगों के पास ये केस नहीं आया था, यहाँ पर एक केस आया जिसमें हम लोग देख रहे हैं, लिख तो रहे हैं मिनिमम, बट वहाँ अमाउंट या रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट इज ग्रेटर देन तो अब करें, यहाँ पर AST मिनिमम ज्यादा है और AST जो जो हम मुझे लिक्विड साइड में प्रोवाइड करनी है वो कम है। इन दैट केस हम लोग कोड को फॉलो करते हुए कितना प्रोवाइड करेंगे? तो कोड को फॉलो करते हुए कम से कम, चाहे वो AST लिक्विड साइड में हम प्रोवाइड कर रहे हो, मुझे 864 mm² ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। मिनिमम रेनफोर्समेंट कोड इतना ही बोलता है। हमारे डिजाइन में करते करते अगर ये कम आ रहा है तो हम लोग इस वैल्यू को ना देकर किसे देंगे? जो कोड बोल रहा है मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम है, उससे कम हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मिनिमम मुझे 864 mm² लगभग प्रोवाइड करना ही होगा। क्लियर है? यस मैम। मैम अगर यहाँ पे जो AST मिनिमम है हाँ जितना आया वो हाँ। अगर AST प्रोवाइडेड से उससे भी कम आ गया तो क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, AST मान लो जो हम लोग लिक्विड साइड में प्रोवाइड करने के बारे में बोल रही हो, कितना हम लोग जो भी है AST मिनिमम। मैम आवाज कट रहा है। क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। AST मिनिमम कम होगा तब क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन क्या था, फिर से रिपीट करो।
AST अभी तो AST ज्यादा है AST प्रोवाइडेड से, अभी जो क्वेश्चन बना है। ठीक है। लेकिन अगर AST मिनिमम जो है वो अगर कम रहे AST प्रोवाइडेड से, तब क्या करेंगे? जो बड़ा रहेगा उसी को लेंगे। ओहो बाबू, अभी तक तो हम लोग वही केस फॉलो करते आ रहे थे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का जितना भी डिजाइन किए यस उसमें मैम। ऑलवेज देखे ऐसी प्रोवाइडेड जो मेरा था वो ज्यादा यस आ रहा था। तो हम लोग उतना आउटर फेस में जरूरत नहीं था, तो हम लोग कोड के अकॉर्डिंग, कोड बोला कि मिनिमम हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग आउटर साइड में मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए थे। ठीक है। तो यस मैम। ऑलवेज तो ये केस ही फॉलो हो रहा है। और अगर एएसटी प्रोवाइडेड जब लेस हो गया तब हम यस मैम। लोग एएसटी मिनिमम वाला क्राइटेरिया को उठाएंगे। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अब क्या है कि अब हम लोगों को मालूम है कि एएसटी मिनिमम जितना आया वही प्रोवाइड करना है, 864 mm²। तो क्या करेंगे, इस इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दोनों साइड हम सेम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब मैम आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा। फिर से प्रॉब्लम। 864, अब जब एएसटी मिनिमम हम प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब दोनों साइड में, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जितना मेरा एरिया प्रोवाइड करना है रेनफोर्समेंट को, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इनर और आउटर फेस दोनों में हम वही प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ आ गया 432, तो इधर भी 432 का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे एरिया का, इस तरफ भी 432 का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब बोथ फेस में हम लोग इक्वली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मेरा लिक्विड साइड हो चाहे वो आउटर साइड हो। ठीक है। यस मैम। ठीक है। अब चूंकि ये कैंटिलीवर एक्शन के लिए हम लोग इसको इस तरह से यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सारा ईच फेस में इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया कैंटिलीवर का डिजाइन। अब क्या है, अब से बचा कौन कौन से पार्ट का डिजाइन हो गया, तो वाटर टैंक के लॉन्ग वॉल की डिजाइनिंग हो गई, शॉर्ट वॉल की डिजाइनिंग हो गई, अगेन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की डिजाइनिंग हो गई, कैंटिलीवर एक्शन के लिए भी इसकी डिजाइनिंग हो गई। बचा कौन सा पार्ट है, तो ये बेस पार्ट बचा हुआ है। तो इस बेस पार्ट के लिए अगेन हमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो इस बेस स्लैब को अब डिजाइन करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिजाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन शायद तुम लोगों को याद होगा, क्वेश्चन में था कि टैंक इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, टैंक इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो हम लोग का ऐसे ही सॉर्ट आउट हो गया कि टैंक जो है ग्राउंड पर है, ना ही वो एलिवेटेड टैंक है ना ही वो मेरा अंडरग्राउंड है, तो स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं आएगा। ये एक इजी हो गया। दूसरा क्या है कि ग्राउंड पर है तो बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ऐसे भी नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड को हम लोग फिक्स्ड मान कर चल रहे हैं, वो इनफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इस केस में हम लोग जो ग्राउंड पर स्लैब डिजाइन करेंगे
वो एज कंपेयर टू बाकी अदर जो डिजाइन ऑफ स्लैब होगा, चाहे वो एलिवेटेड टैंक का हो या अंडरग्राउंड टैंक का हो, उससे इजी है और शॉर्ट भी है। तो इसका डिजाइन करते हैं, बेस स्लैब डिजाइन। लास्ट पार्ट है ये, बेस स्लैब डिजाइन। हम हाँ, हम लोग यहाँ पे एएसटी बहुत मतलब कम प्रोवाइड किए, लेकिन बेस में मैम जैसे कि हम लोग फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही तो वो स्ट्रॉन्ग होगा ना स्ट्रक्चर मैम। तो ये तो रेनफोर्समेंट हम लोग कम ही तो प्रोवाइड नहीं करते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बाबू, ये फाउंडेशन नहीं है। हम फिर भी तो लोड सबसे ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है, वो तो मतलब लोएस्ट सरफेस पे एक्ट कर रहा है मैम। ये मेरा फाउंडेशन, ये बॉटम है, इस पे मेरा खड़ा है टैंक बना हुआ है। ये बेस है। बेस के नीचे जो तुम लोग जहां पर अभी बैठे हो, जहां भी हो रूम हो, पर मेरे रूम में जो तुम्हारा नीचे का फ्लोर है, ये फ्लोर बेस स्लैब हम बना रहे हैं। वो फ्लोर को हम लोग स्लैब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लैब हम फ्लोर स्लैब या बेस स्लैब बना रहे हैं, तो चूंकि ये ऑलरेडी नीचे एक ग्राउंड है, हम ये नहीं बोल रहे कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना है, करना है, बट एज कंपेयर टू एलिवेटेड और अंडरग्राउंड कम प्रोवाइड करना होगा। ये नहीं बोले कि बिल्कुल नहीं करना है, करना है, बट उनके कंपैरिजन में डिजाइन कम है और रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट भी कम है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का एक सपोर्ट उसे ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा कम रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रीजन यही है। ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, करना तो है ही। जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो सही है, क्योंकि लोड तो आएगा ही, फिर वही लोड तो फाउंडेशन पे जा रहा है। कर रहे हैं, बट कंपैरिजन टू अदर टू टाइप्स ऑफ वाटर टैंक, इसमें रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कम होगी। कहने का मतलब ये था। तो अब इसका जो स्लैब का डिजाइन अब करेंगे, तो ये स्लैब का डिजाइन कैसे करेंगे? पहले ही बोले कि चूंकि वो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें बहुत कम नॉमिनल डिजाइन करते हैं, ये मानकर भी चलते हैं ना कि नीचे से ग्राउंड भी तो एक सपोर्ट दे रहा है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको कंसीडर करके हम लोग जो डिजाइन है बहुत नॉमिनल टाइप से बेस स्लैब का डिजाइन यहाँ पर करते हैं। अब बेस स्लैब का डिजाइन जो अब हम करेंगे, तो बेस स्लैब का थिकनेस कितना प्रोवाइड करेंगे? तो समटाइम्स बेस स्लैब का थिकनेस 150 mm, 200 mm, 300 mm भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर जब रेस्टिंग ऑन दी ग्राउंड है, तो हम लोग 200 300 इतना ही करते हैं, इससे मैक्सिमम बेस स्लैब हम लोग थिकनेस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर बेस स्लैब की थिकनेस अकॉर्डिंग टू कोड हमें चूज करना है कि हम लोग 150 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, 250 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, ये हमें चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये चूज करेंगे कि हम कितना थिक बेस स्लैब बना रहे हैं, ठीक है। और चूंकि ये भी दिमाग में पॉइंट रखना है कि ये नीचे मेरा ग्राउंड है जो ऑलरेडी इसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दिमाग में रखकर थोड़ा सा यहाँ पर इकोनॉमिकल होकर हम सोचे, तो हम यहाँ पर जो स्लैब का डिजाइन करेंगे, वो हम लोग थोड़ा कम के लिए भी कर सकते हैं। अगर मान लो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम लोग 300 भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा। प्रोवाइड कर रहे हैं 200 mm का बेस स्लैब, ठीक। बेस स्लैब मतलब, बेस स्लैब मतलब फ्लोर ऑफ द टैंक, ठीक है। तो उसका जो नीचे फ्लोर, एकदम फ्लोर से जस्ट नीचे जो वाला पार्ट रहता है, जनरली फ्लोर हम लोग उसको समझते हैं
जिस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे का जो पार्ट है, तो फ्लोर हम लोग के इसमें घर में या तो प्लास्टर किया हुआ, प्लास्टर नहीं, वो सीमेंट का पन्ना चढ़ाया हुआ रहेगा, या तो टाइल्स लगा रहेगा, या मार्बल होगा, या तुम्हारा मोजाइक रहेगा। उसकी बात नहीं कर रही मैं, टाइल्स मोजाइक की बात नहीं कर रही, उसके नीचे का पार्ट जिस पर हम लोग ये सब बिछाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर बेस स्लैब के ऊपर भी सीमेंट का ही कोटिंग होता है, वहां कोई मोजाइक और टाइल्स तो लगता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 mm ईच इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब अगर 200 mm का हम बेस स्लैब बना रहे हैं, ठीक है, तो इसे 2 इक्वल भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, 100 mm 100 mm ईच, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पर इसके डिजाइन में बहुत ज्यादा मोमेंट और ये सब हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। इसके डिजाइन में हम लोग सिंपली जो कोड ने कहा है कि कहीं भी जो रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो 0.24% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ दैट सेक्शन, उतना तो कम से कम प्रोवाइड करना ही करना है। तो हम लोग यहाँ चूंकि नॉमिनल ही डिजाइन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.24% ही स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो अगेन 8 मीटर विड्थ के लिए हम लोग लेते हैं, तो AST मिनिमम हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कोई यहाँ के लिए हम लोग अलग से कुछ नहीं निकालेंगे। इस केस में जब टैंक मेरा रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पर, इन दैट केस हम सिर्फ जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है रेनफोर्समेंट का वही प्रोवाइड करेंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हम लोगों को मालूम है, तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट उतना ही देते हैं, अलग से कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर 0.24% मतलब 100 इंटू एरिया सेक्शन। तो फेस ये 100 mm का है, ये 100 mm का है, और कितना दूर तक ले रहे हैं, तो 1000 mm 1 मीटर तक। तो एरिया मेरा कितना हो गया, 100 इंटू 1000 ईच फेस का एरिया, ठीक है। तो AST मिनिमम हम इतना निकाल लेंगे, 240 इतना mm आएगा तुम लोग 240 mm। ठीक है। अब इस केस में, ठीक है, इस केस में हमारे पास यहाँ पे 240 mm 40 mm